गर्मी में 3 बहुओं की रसोई। अरे भारती, मैंने सुना है तुम अपने तीनों बेटों की शादी एक साथ कर रही हो। हाँ चेतना बहन, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, अगले हफ्ते तीनों की शादी है। ये तो अब बहुत अच्छी बात है भारती बहन, लेकिन तुम्हें पता है मेरे घर में जब दोनों बहुएं आई थी, मैंने तो दोनों बहुओं की पहली परीक्षा ले ली थी कि वो खाना बनाने में कैसी है कैसी नहीं। मेरी मानो तो तुम्हें भी अपनी बहुओं की परीक्षा लेनी चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं भी टेस्ट लेकर देख लेती हूँ कौन सी बहू खाना बनाने में ठीक है। चलो अब मैं चलती हूँ। फिर भारती शादी की तैयारियों में व्यस्त हो जाती है और एक हफ्ते बाद भारती की तीनों बहुएं ब्याह कर उसके घर आ जाती हैं। अगली सुबह उनकी पहली रसोई होती है। तभी भारती अपनी तीनों बहुओं से कहती है, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, लेकिन याद रहे एक ही रसोई में तुम तीनों की रसोई नहीं होगी। कम से कम एक हफ्ते के लिए तुम तीनों अलग अलग रसोई में हम सबके लिए अलग अलग खाना बना कर लाओगी, ताकि मुझे पता चल सके मेरी तीनों बहुओं में से कौन सी बहू खाना बनाने में निपुण है। सास की बात सुनकर तीनों बहुओं को अजीब तो लगता है। तभी सबसे बड़ी बहू, माँ जी मैं तो रसोई में ही खाना बनाऊंगी, बाकी ये दोनों अपना देख लेंगी। माँ जी मैं अपने कमरे में एसी में ही खाना बना लूंगी। तभी भारती अपनी छोटी बहू से कहती है, और सपना बहू तुम कहाँ खाना बनाओगी? माँ जी मैं आंगन में चूल्हा बनाकर उसी पर खाना बना लूंगी। देख लो बहू, बाहर बहुत गर्मी है। कोई बात नहीं माँ जी, एक हफ्ते की तो बात है। अब तीनों बहुएं अपनी अपनी रसोई तैयार करने लगती हैं। सपना आंगन में जाकर धूप में चूल्हा बनाती है, वहीं दूसरी तरफ रश्मि रसोई में जाती है। ओह माय गॉड, रसोई में कितनी गर्मी है, इस रसोई में तो एसी भी नहीं है। इतनी गर्मी में मुझसे खाना नहीं बनेगा। एक काम करती हूँ, सबके लिए मैगी बना देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ कोमल कमरे में दहेज में लाया अपना माइक्रो ओवन खोलती है। बहुत अच्छा हुआ मुझे दहेज में ये मिला, मुझे उस गरीब की तरह कम से कम चूल्हे पर तो खाना नहीं बनाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, अब मैं जल्दी से फ्रोजन और इंस्टेंट फूड मंगा लेती हूँ, क्योंकि वो जल्दी भी बन जाएगा। रश्मि बाहर से ऑनलाइन फ्रोजन फूड मंगा लेती है, फिर उस खाने को गर्म करने लगती है। वहीं सपना आंगन में धूप में बैठकर पसीने से लथपथ होकर चूल्हे पर बहुत सारे पकवान, शाही पनीर, चावल, छोले, पूरी, आलू की कचौरी बना रही होती है। बाप रे कितनी गर्मी है, एक तो ये गर्मी और ऊपर से ये चूल्हा। तभी उसकी सास उसे देखकर कहती है, बहू इतनी गर्मी में तू चूल्हे पर कैसे खाना बना रही है? तेरे हाथ नहीं जल रहे क्या? जल तो रहे हैं माँ जी, पर अब क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ, जल्दी से खाना टेबल पर लगा दे। थोड़ी देर बाद तीनों बहुएं टेबल पर अपना अपना खाना लगा देती हैं, जिसे देखकर ससुर कहते हैं, मैगी? हाँ मैंने बनाई है। वैसे भी पिताजी पहली रसोई में खीर पूरी और सब्जी ये तो पुराना हो गया है, इसलिए मैं कुछ नए में मैगी बना कर लाई हूँ। और पिताजी इतनी गर्मी में ऑयली खाना ठीक नहीं है, तो मैं फ्रूट जूस, पोहा और आलू की टिक्की बनाकर लाई हूँ। और सपना बहू तुमने क्या बनाया है? माँ जी मुझे तो शाही पनीर, पूरी, कचौरी यही सब ठीक लगा था बनाना। फिर सब लोग खाना खाने लगते हैं। तभी ननद काजल कहती है, गर्मी के हिसाब से खाना तो रश्मि भाभी का बहुत अच्छा है, लेकिन मैगी भी बहुत अच्छी बनी है, पर पेट जो भरा है वो सपना भाभी के बने हुए खाने से ही भरा है। ये तो बात तुमने बिल्कुल ठीक कही, खाना तो सच में छोटी बहू ने बहुत अच्छा बनाया है। खाना तो तीनों बहुओं का ही अच्छा था, लेकिन रिजल्ट मैं 7वें दिन ही बताऊंगी। फिलहाल मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, रात की रसोई के लिए तुम तीनों बाजार से सामान ले आना। थोड़ी देर बाद तीनों बहुएं खाना खाकर आराम करके बाजार में सामान खरीदने के लिए चली जाती हैं, जहां सपना सब्जियां ज्यादा मात्रा में खरीदती है और बाकी दोनों बहुएं चाइनीज, पास्ता, मैगी और फूड पैकेट ज्यादा खरीदती हैं। क्यों ना आज शाम को मैं सबके लिए रोल, मोमोज बना दूं, लेकिन उसके लिए ये स्टीमर खरीद लाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ कोमल रेस्टोरेंट वाले का नंबर लेकर शाम का खाना ऑर्डर कर देती है और थोड़ी देर बाद वो तीनों बहुएं बाजार से घर आ जाती हैं। फिर तीनों बहुएं रात के खाने की तैयारियों में लग जाती हैं, जहां आंगन में लाइट लगाकर सपना को चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। आलू गोभी की सब्जी, छोले चावल और खीरे का रायता और पनीर के पराठे बिल्कुल ठीक होंगे रात के खाने के लिए, लेकिन इस गर्मी ने तो मेरी हालत ही खराब कर दी है। तभी पीछे से कोमल आती है और सपना का मजाक उड़ाती हुई कहती है, ओ बेचारी, गर्मी में देखो तो कैसे पसीने से भीगी पड़ी है। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, माँ जी की सबसे अच्छी बहू तो मैं ही बनूंगी। मुझे अच्छी बहू बनने का शौक नहीं है, बस मैं अपने परिवार को घर का बना हुआ शुद्ध खाना खिलाना चाहती हूँ। Whatever। ऐसे बोलकर कोमल अंदर चली जाती है और सबसे छुपकर बाहर से खाना मंगाकर रात को टेबल पर लगा देती है और इधर रश्मि सबके लिए रोल, मोमोज बना कर लाती है। तभी सपना भी अपना बनाया हुआ सारा खाना टेबल पर लगा देती है। सब लोग तीन बहुओं के हाथों का खाना खाकर तारीफ कर देते हैं।
आज तक मोमोज मैंने खाए नहीं है, लेकिन बहू ने रोल मोमोज अच्छे बना रखे हैं। कोमल बहू ने भी इडली और सांबर बढ़िया बना रखे थे, लेकिन चूल्हे वाले खाने की बात तो छोटी बहू के हाथों में ही थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, तुम तीनों की रसोई मुझे इस बार भी अच्छी लगी। शुक्रिया माँ जी। तभी रश्मि सपना के कान में हंसकर कहती है, देखा तुमने खाना बनाने में कितना समय लगाया और मैंने बस रोल मोमोज बनाकर सबको खिला दिया, जिससे घर वाले भी खुश हो गए और तुम्हारी तरह मुझे गर्मी में भी मरना नहीं पड़ा। ये बोलकर रश्मि अपने एसी वाले कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दोनों उसका मजाक उड़ाती थी, लेकिन 7वें दिन ही भारती की बहन सावित्री अपने परिवार को लेकर उसके घर आ जाती है और शाम को जहाँ कोमल माइक्रो ओवन में पालक पनीर, आलू दम, चावल गरम करके खाना सबकी थाली में परोसती है, तभी चावलों में मरी हुई मक्खी और बाल निकल आता है, जिसे देखकर भारती की बहन का पति प्रमोद कहता है, हाय हाय हाय, चावल में मरी हुई मक्खी, बाल, छी! आप हमें ऐसा खाना खिलाओगे? अरे भारती, तेरी बहू हमारे लिए कीड़े वाला खाना बनाकर लेकर आई है, वो भी चावल में तो है ही, सब्जी में भी है। क्या बहू ऐसे खाना बनाते हैं? अरे अरे नहीं माँ जी, ये खाना मैंने नहीं बनाया, ये खाना तो पैकेट वाला फूड है, मैं अभी उस कंपनी को फोन करती हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और भारती गुस्से में कहती है, क्या पैकेट वाला फूड? इसका मतलब तुम हम सबको पैकेट वाला खाना खिला रही थी? हे भगवान। तभी रश्मि कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, आप सब बर्गर और चिली पनीर खा लीजिए, ये सब मैंने बनाया है। इतनी गर्मी में भारती तेरी बहू हमें ऐसे खाना दे रही है, कोई कीड़े वाला तो कोई मसालों वाला, ये सब हमें नहीं खाना। तभी सपना बाहर से खाना बनाकर लाती है और सबसे कहती है, अरे आप लोग बुरा मत मानिए, मैंने आप सबके लिए गर्मा गर्म चूल्हे पर दाल, चावल, राजमा, मूली के पराठे बनाए हैं, प्लीज आप इनको खाकर जाइए। और सब लोग सपना के बने हाथों का खाना बड़े ही चाव से खाने लगते हैं। ऐसे कहते हैं खाना? मुझे तो देखने में ही लग रहा था खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। फिर सब लोग खाना खाकर सपना के हाथ में शगुन देते हैं और सावित्री अपने परिवार के साथ चली जाती है। तभी भारती अपनी बहू पर भड़कती है, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम दोनों मेरी ही बहन के आगे मेरी ऐसे नाक कटवाओगी। कितने दिन से तुम हमें यही खाना बनाकर खिला रही थी, लेकिन अब बहुत हुआ। सपना बहू ही है जो इतनी गर्मी में भी परेशान होकर चूल्हे पर कभी हाथ जलाकर तो कभी आंच में तपकर हमें खाना बनाकर खिला रही थी। इसलिए रसोई को संभालने वाली मेरी निपुण बहू तो सपना बहू ही है। सास की डांट सुनकर दोनों बहुओं को अपनी गलती का पछतावा होता है। फिर वो भारती से माफी मांगती हैं। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद हम ऐसी कामचोरी कभी भी नहीं करेंगे, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करेंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हें सपना बहू से खाना बनाना सीखना पड़ेगा। इस तरह दोनों कामचोर बहुएं सपना से एक ही रसोई में खाना बनाना सीखती हैं। अब पूरा परिवार साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगता है। अरे रोशनी, कहाँ है तू? जल्दी इधर आ। जी माँ जी, क्या हुआ? अरे ऐसी खबर सुनाऊंगी कि तू खुश हो जाएगी। अच्छा तो जल्दी सुनाइए ना। तू मामी बनने वाली है, मामी। अरे वाह, मतलब कुशा दीदी? हाँ, कुशा पेट से है। चल अब जल्दी से हलवा बना दे, भगवान को भोग लगाना है। जी माँ जी, बस अभी बनाकर लाई। ये कहानी है रोशनी और उसकी ननद कुशा की। रोशनी सरला के बेटे केशव की पत्नी थी और कुशा उसकी ननद। केशव बहुत ही मेहनती था। धीरे धीरे वो तरक्की करने लगा, जबकि कुशा का ससुराल इतने पैसे वाला नहीं था। कुशा के प्रेग्नेंट होने की खबर से सरला बहुत खुश थी। फिर उसी शाम रोशनी और केशव के कमरे में। रोशनी, तुमने सुना ना? हाँ सुना मैंने। कितनी बड़ी बात है ना, हम मामा मामी बनने वाले हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? अच्छा मुझे सोने दो, अब बहुत नींद आ रही है। ये कहकर रोशनी ने खुद पर रजाई तानी और दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। उधर रोशनी के ऐसे व्यवहार से केशव बहुत हैरान था, लेकिन इस खुशी के मौके पर वो रोशनी से बहस नहीं करना चाहता था। फिर अगली सुबह, रोशनी, केशव, जल्दी चलो भाई, दोपहर होने को आ गई। माँ, मैं तो कब से तैयार हूँ, ये रोशनी ही देर कर रही है। हाँ हाँ चलो, अब मैं भी तैयार हूँ, अब थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, सब कुछ मुझे ही करना है तो। इसके बाद सरला, केशव और रोशनी ऑटो में बैठकर कुशा के घर की तरफ चल पड़ी। कुशा का घर ज्यादा बड़ा नहीं था और पुराना था। और फिर, माँ, भैया भाभी, कैसे हो आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं, पर अब तुझे खूब अच्छे से रहना है। अब बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। थैंक यू माँ, आप लोग बैठो ना, इधर इधर बैठो। कुशा ने सभी को बेड पर बिठाया और फिर सभी के लिए पानी लेकर आई। जिस वक्त कुशा पानी ला रही थी, उस वक्त सरला और रोशनी उस छोटे से कमरे को बड़े गौर से देख रहे थे। कुशा, यहाँ तो तुझे बहुत दिक्कत होती होगी। नहीं, सर्दी में तो नहीं होती,
पर हाँ, गर्मियों में थोड़ी परेशानी हो ही जाती है। पर तुम लोगों ने अपना पुश्तैनी मकान क्यों बेच दिया? वो तो इससे कहीं बेहतर था। भैया वो असल में ससुर जी ने कभी कर्ज लिया था किसी से, बस उसी को पटाने के चक्कर में वो मकान बेचकर ये छोटा मकान खरीदना पड़ा। अब ये सब छोड़िए, खाना तैयार है। और भाभी आप इतनी चुप क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ कुशा दीदी, सब ठीक है। अब मैं आपकी कुछ मदद कराऊं क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो भाभी, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो कुछ महीने आराम से काम कर ही सकती हो। खाने के बाद कुशा को ढेर सारे उपहार देकर सरला, केशव और रोशनी के साथ अपने घर वापस लौट आई। सरला और केशव कुशा के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन रोशनी के चेहरे पर कुशा के लिए कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया और फिर भयंकर गर्मी पड़ने लगी। तभी एक दिन, माँ कहाँ हो? क्या हो गया, कितनी देर से चिल्ला रहा है? देखो माँ, अब तुम्हें गर्मी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एसी ले आया हूँ। हे भगवान, ये तो बहुत महंगा होता है ना, कितने पैसे खर्च कर दिए तूने? चिंता मत करो माँ, मैंने ये किश्तों पर लिया है। अब आराम से मेरी माँ एसी में बैठकर टीवी देखेगी। जुग जुग जिए मेरा बेटा। भयंकर गर्मी में एसी के आने से रोशनी और सरला को बहुत सुकून मिला। तभी सरला को फोन पर खबर मिली कि कुशा को बेटा हुआ है, और ये सुनकर सरला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब लल्ला थोड़ा बड़ा हो जाए और उसे लेकर कुशा यहाँ आ जाएगी, है ना रोशनी? हाँ माँ जी। ऐसे ही 15 दिन और बीत गए। फिर रोशनी ने केशव को फोन किया। आप कहाँ हैं? मेरा पैर टूट गया, मुझे प्लास्टर चढ़ा है। कैसे, कब, कहाँ? तुम हो कहाँ? मैं सिटी अस्पताल में हूँ, जल्दी आ जाइए। मैं फौरन आ रहा हूँ। पर ये सब हुआ कैसे? वो मैं बाजार आई थी तो एक कार ने मुझे टक्कर मार दी और मेरा एक पैर टूट गया। आप जल्दी आ जाओ बस। केशव अस्पताल पहुंचा तो देखा रोशनी अस्पताल के बाहर ही खड़ी हुई थी और उसके एक पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। केशव ऑटो से उसे लेकर घर पहुंचा, जहां उसकी हालत देखकर उसकी सास सरला भी परेशान हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? जो होना था वो तो हो गया माँ जी, पर चिंता इस बात की है कि अब घर का काम कौन करेगा? अरे पगली, घर के काम की चिंता छोड़, तू अपना ख्याल रख, मैं करूंगी सारा काम। केशव रोशनी को सहारा देकर कमरे में ले गया। अच्छा सुनो, मेरे मन में एक बात थी। हाँ कहो ना। देखो, माँ जी के बस का तो है नहीं घर का सारा काम करना, तो क्यों ना कुशा दीदी को बुला ले? अच्छा, और उसका छोटा सा बच्चा, उसे छोड़कर वो तुम्हारे घर के काम करेगी? अरे कुछ काम माँ जी कर लेंगे और कुछ कुशा दीदी, बाकी आप भी थोड़ा हाथ बटा देना। हे भगवान, अगर इस महीने मेरा एसी पर खर्चा नहीं हुआ होता तो मैं कोई काम वाली ढूंढ लेता। अरे कह तो रही हूँ कुशा दीदी को बुला लो, आप फालतू में ही टेंशन ले रहे हो। केशव ऐसी हालत में कुशा को घर के काम करने के लिए बुलाना नहीं चाहता था, पर वो भी मजबूर था। उसने जैसे ही कुशा को फोन पर रोशनी की चोट के बारे में जानकारी दी तो कुशा अगले ही दिन अपने छोटे से बच्चे को लेकर मायके चली आई। और फिर, भाभी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। सॉरी कुशा दीदी, आपको मेरी वजह से परेशान होना पड़ रहा है, पर मैं भी क्या करूं अब माँ जी से। अरे कहा ना भाभी, आप फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगी। कुशा ने आते ही घर का काम संभाल लिया। वो खाना बनाने रसोई में चली गई और उसका छोटा सा बेटा अपनी मामी की गोद में खेलने लगा। कुशा को काम करते देख सरला चिढ़ रही थी, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। उस रात वो सभी हॉल में एसी में सोए। बड़े दिनों बाद कुशा और उसके बच्चे को चैन की नींद आई। अगली सुबह जब कुशा काम करने उठी तो उसने देखा कि रसोई में सारे बर्तन पहले से धुले पड़े थे, यहाँ तक कि घर में झाड़ू पोछा भी हो चुका था। और ये देखकर, माँ जब सारा काम आपको ही करना था तो मुझे क्यों बुलाया है? पर मैं तो अभी मंदिर से आई हूँ, तो फिर ये सारा काम किसने किया? सरला और कुशा समझ नहीं पा रहे थे, पर हर सुबह उनके उठने से पहले घर का सारा काम हो जाता था। पहले तो उन्हें लगा कि ये सब केशव कर रहा है, लेकिन फिर जब एक दिन उसने भी इनकार कर दिया तो सच जानने के लिए एक रात दोनों माँ बेटी ने जागने का फैसला किया। रात में करीब 3 बजे उन्होंने देखा कि रोशनी चुपचाप अपने बिस्तर से उठी और फिर धीरे से अपना नकली प्लास्टर निकालकर एक तरफ रख दिया और फिर बड़ी फुर्ती से घर का सारा काम करने लगी। और फिर, ये क्या है भाभी, आपको ये नकली प्लास्टर चढ़वाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी कुशा दीदी, मैं मामी हूं इस बच्चे की। देखो, जब ये यहाँ आया था तो कितनी घमौरियां थी इसकी पीठ पर। और मुझे पता है, आपके ससुराल में ना तो आप आराम से थी और ना ही हमारा भांजा, लेकिन इनके और माँ जी के बुलाने पर आप मायके आ ही नहीं रही थी, शायद यही सोचकर कि आपकी वजह से हमें कोई दिक्कत ना हो। अरे मामा मामी तो क्या नहीं करते अपने भांजे के लिए, और फिर मैंने तो आपको यहाँ बुलाने के लिए बस ये छोटा सा ड्रामा किया। सच बताइए, अगर मैं ये सब ना करती तो क्या आप इतनी जल्दी आ जाती? चलो, अब जब सबको सब कुछ पता चली गया है तो फिर ये बताओ, नींबू पानी पियोगे या मैंगो शेक?
रोशनी की समझदारी देखकर कुशा और सरला ने उसे गले से लगा लिया और पास ही खड़ा केशव अपनी आंखों में आए पानी को सबसे छुपाने की कोशिश करने लगा। Thanks for watching.